वो च्युइंगम चबाती हुई अपनी टेल पोनी हिलाती बस स्टैंड पर पहुंची ही थी। पूरा बस स्टैंड भरा पड़ा था। वो हमेशा की तरह पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर धप से बैठती बस का इंतजार करने लगी। इसकी स्याह बड़ी-बड़ी आंखें चारों तरफ का जायजा ले रही थीं। इसके चेहरे पर बेजारी अयां थी। सुबह-सुबह की ताई अम्मी से झगड़ा हो गया था। बस के आते ही वो जल्दी से इसमें सवार हो गई। हया मेरी जान तुम आ गई, कहाँ थी 2 दिन से? कॉलेज के गेट से दाखिल होते ही महरोज हया के गले लगती खुशी से पूछने लगी। बस जरा तबीयत खराब थी इसलिए छुट्टी कर ली। तू बता कैसे गुजरे 2 दिन मेरे बगैर? इसके साथ चलती हुई वो अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी। दिन बहुत बोरिंग गुजरे तो बता तबीयत को क्या हुआ? महरोज मुंह बनाकर कहती इससे सवाल कर गई। कुछ नहीं यार बस वैसे ही, बेनियाजी से कहा गया। ताई अम्मी ने कुछ कहा क्या? तेरा मूड अभी भी कुछ खराब है। महरोज ने अंदाजा लगाया था। क्या बताऊं, सुबह भी झगड़ा हो गया, नाश्ता भी नहीं कर सकी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अपने पेट पर हाथ फेरती बेबसी से बोली। अच्छा चल कैंटीन कुछ खाते हैं, फिर मुझे पूरी बात बता। महरोज इसे कैंटीन ले गई। चल अब शुरू हो जा। बर्गर और कोक पीने के बाद महरोज ने इसे बोलने को कहा। यार छोड़ ना, तुझे पता तो है क्या करती हैं वो। आज बस आप ही को सुबह सुबह बातें सुना रही थी, मैंने 2-4 खरी खरी सुनाई और नाश्ता छोड़कर आ गई। इसने हाथ साफ करते आम से अंदाज में कहा। तो गुस्सा खाने पर मत निकाला कर, चल अब चलते हैं, क्लास का टाइम होने वाला है। वही से कहती बैग उठाकर खड़ी हो गई। तुझे पता है क्लास में नया स्टूडेंट आया है, बहुत ही सादा सा है बेचारा। वो देख वहां बैठा है। माही इसे 2 दिन की अपडेट दे रही थी। लड़के को छोड़ यार, तुझे कुछ और नहीं सोचता क्या? हया बेजारी से कहती किताब खोलने लगी। सुन तो, वो देख तो सही कितना सीधा सा है। इसे तंग करेंगे ब्रेक टाइम में, ठीक है? और काफी ज़हीन भी है, नोटिस वगैरह बनवा लेंगे। माही इसे पूरा प्लान बताने लगी। वो बेजारी से अपनी टेल पोनी हाथों से घुमाती वहां देखने लगी। वो लड़का वाकई सीधा सा था, अकेले ही बैठा वो किताबों में सर दिए हुए था, किसी से बातचीत भी नहीं करता था। ब्रेक टाइम में वो माही के इसरार पर कैंटीन में इसके पास जा बैठी, जो जूस पीने में मसरूफ था। इसे देखकर चौंका। न्यू एडमिशन हो? इसने सवाल दोहराया। जी, कोई काम था क्या? इसने जवाब देकर आखिर में सवाल पूछा। नहीं, मेरी दोस्त को तुमसे कुछ कहना है, मैं चलती हूँ। हया माही को वहां छोड़कर उठ खड़ी हुई। इसे वैसे भी इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। महरोज इसे जाता देखकर गुस्से से पैर पटकती इसके पीछे लपकी, जबकि वो लड़का अपनी आंखों में अजीब चमक लिए इसकी हवा में लहराती टेल पोनी को देखने लगा। हया मत बोला करो ना, तुम्हें पता तो है ताई अम्मी का, फिर यूं ही लड़ती रहती हो। सुबह भी भूखी चली गई थी। बुशरा अपी इसके सामने दाल चावल रखती फिक्रमंदी से बोली। ये खाना कैसे लाई और आपने खाया? इसने खाना देखकर सवाल किया। हाँ मैंने खा लिया है, मैं ये ताई अम्मी से नजर बचाकर छुपा लिया था। अब खा लो जल्दी से। वो प्लेट इसके आगे करके जल्दी से बोली। वो चुपचाप खाना खाने लगी थी। इसके जहन में अपने बाप का चेहरा लहराया था। कितने जालिम बाप की औलाद हैं हम दोनों। वो तो अपनी मस्ती में जी रहे हैं, हम यहाँ अजाब में पड़े हैं। वो तंसिया हंस कर बोली तो बुशरा ने अचंभे से इसे देखा। हया मत बोला करो ऐसा, जैसे भी हैं वालिद हैं हमारे। मैं नहीं मानती उन्हें अपना बाप। क्या मिला हमें इनसे? बस जाते हुए अपनी वो सो कॉल्ड जायदाद हमारे नाम कर गए और अब ताया ताई किसी तरह वो हथियाना चाहते हैं। और जिस दिन ये जायदाद भी इनके नाम हो जाएगी, इस दिन हम इस घर से बाहर। नहीं, कभी नहीं। ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा, और किसी की इतनी मजाल नहीं जो मेरी ही घर में मुझसे निकाले। वो गुस्से से पागलों की तरह बोल रही थी। हया तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, चुपचाप जैसे जिंदगी गुजर रही है गुजारो, जायदाद को भूल जाओ, समझी? बुशरा इसका बाजू पकड़े उंगली उठाकर वार्न करने लगी। आप ही कब तक ये सब सहती रहेंगी, कब तक? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो बिफरी हुई बेड से उठकर वॉशरूम में घुस गई। बुशरा ने अपना सर हाथों में गिरा लिया। क्या करूं मैं इसका, किसी दिन बहुत जलील करवाएगी। वो फिक्रमंदी से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए बोली। वो ऐसी ही थी, बाप के जिक्र पर यूं ही बिफर जाती थी, मगर कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाती। मगर फिर भी बुशरा हर वक्त इसके रवैये से परेशान रहती। इसे डर था कहीं वो किसी से कुछ कह ना दे, वरना ताई जीना मुश्किल कर देंगी। वो दोनों बातें करती हुई क्लास में जा रही थी जब एक तरफ इन्हें कुछ स्टूडेंट्स की भीड़ दिखाई दी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो दोनों धक्का मुक्की करते आगे पहुंची तो वही लड़का जमीन पर बैठा अपनी किताबें समेट रहा था और कुछ सीनियर्स इसका मजाक उड़ा रहे थे। बाकी सब तमाशा देखने खड़े थे। क्या तमाशा है ये, कोई थिएटर खुला है क्या? चलो सब क्लास में जाओ। वो सबको गुस्से से घूरती आगे बढ़ी। हेलो मिस, तुम दूर ही रहो हमसे, तुम्हारा मामला नहीं। एक सीनियर इसे मशवरा देते इसे लड़के पर झुका और इसकी किताबें छीन ली। उसे बहुत बुरा लगा था। वो लड़का बहुत शरीफ मालूम होता था, इसलिए तो कुछ कह भी नहीं रहा था, बस खामोशी से अपना बस्ता लिए खड़ा होकर इस लड़के से अपनी किताबें मांग रहा था।
किताबें वापस करो। हया ने सख्ती से इसे कहा तो सीनियर लड़के ने आईब्रो उचकाकर इसे देखा। मैंने कहा किताबें लौटाओ। वो अब एक अल्फाज पर जोर देकर बोली तो मुकाबिल का कहकहा गूंजा। वाओ क्या एटीट्यूड है। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, मगर इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, हया का जोरदार थप्पड़ इसका गाल लाल कर गया। वो अपने गाल पर हाथ रखे हैरत से इस छटांग भर लड़की को देखने लगा। वो इसके हाथ से किताबें छीन कर इस लड़के का हाथ पकड़े वहां से निकल आई। शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। इसने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा नाम? सिकंदर शाह। नाइस। वैसे तुम इतने डरपोक क्यों हो? मुंह तोड़ देते इसका। वो दोनों बेंच पर बैठ गए थे। क्लास तो वैसे भी मिस हो चुकी थी। माही न जाने कहाँ रह गई थी, इसे तो जल्दी में वो याद ही ना रही। सच बताऊं तो मुझे लड़ना अच्छा नहीं लगता, और वो थे भी सीनियर्स, अगर मार पिटाई कर देते तो। वो खुशियाकर हंसता कहने लगा, सीधा सीधा कहो ना, डर लगता है। हया ने इस पर सीधा सीधा तंज किया था। हाँ हाँ यही समझ लो। वो सर खुजाकर हंसने लगा। हम्म। वो दोनों अगली क्लास तक बेंच पर बैठे बातें करते रहे थे। इनमें थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो चुकी थी। माही ने जब इन दोनों को एक साथ क्लास में आते देखा तो मुंह खोले हैरान रह गई। हया पहली बार किसी लड़के से हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्या चल रहा है ये? वो इसके साथ आकर बैठी तो वो पूछे बिना ना रह सकी। कुछ नहीं चल रहा, मुझे नोटिस दे देना, मैं मेरी क्लास मिस हो गई थी। वो अपनी टेल पोनी झटक कर बेनियाजी से बोली। लो महारानी साहिबा भी आ गईं, चलो अब किचन में हाथ चलाओ, बहन के साथ काम करवाओ। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो ताई अम्मी इसे ऑर्डर देती ड्राइंग रूम में चली गईं। कौन आया है आपी? वो किचन में दाखिल होती बोली। मेहमान है, तुम बस ये चाय प्यालियों में डाल दो, मैं चेंज करके आती हूँ। बुशरा कहती तेजी से किचन से निकल गई। इसे कुछ गड़बड़ लगी तो वो ड्राइंग रूम के दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। भाई मेरी बेटी तो बहुत सलीके वाली है, बस चाय और लवाजमात बना रही है, आती ही होगी। ताई अम्मी की आवाज पर वो चौंकी थी। किसके रिश्ते वाले होंगे? हटो आगे से, क्या कान लगाए खड़ी हो? मिसबा की आवाज पर वो पलटी। अच्छा तो तुम्हारा रिश्ता आया है, हया ने तंजिया कहा तो वो मुंह बनाती चाय की ट्रॉली लिए ड्राइंग रूम में घुस गई। मिसबा ताई अम्मी की इकलौती बेटी थी। 25 साल की हो चुकी थी। हर वक्त शादी की टेंशन रहती, मगर कोई रिश्ता भी चंद माह से ज्यादा ना टिकता। इससे पहले 2 मर्तबा मंगनी टूट चुकी है मोहतरमा की। वजह इनके बड़े बड़े ख्वाब हैं, मलकाओं वाले ख्वाब। आपी आप कहाँ जा रही हैं? चाय तो वो मिसबा ले गई है। अपनी बहन को इस तरफ आते देखकर वो बोली। ताई अम्मी ने मुझे भी आने को बोला है, वो होले से कहती हुई ड्राइंग रूम में चली गई। हया भी हैरान से इसके पीछे होली। लीजिए ना, मिसबा ने बनाए हैं। हमारी बुशरा तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती, बस बड़ी सुस्त मिजाज सी है, लेकिन कोई नहीं, शादी के बाद ठीक हो जाएगी। ताई अम्मी मेहमानों को लवाजमात देती साथ में अपनी बोंगियां भी मार रही थी। हाँ हाँ सही कहा ताई अम्मी ने, मिसबा तो काम को हाथ नहीं लगाते, ये सब भी बुशरा आप ही ने ही बनाया है। हया ने टांग अड़ाई थी। अपनी बहन की बेइज्जती पर वो चुप नहीं रह सकती थी। अरे आंटी आप लोग अमीर तो हैं ना? वो अब वहां मौजूद एक नफीस औरत की तरफ मतवज्जा हुई। वो क्या है ना, हमारी मिसबा आपी को अमीर लड़का चाहिए, इसलिए तो पहले 2-2 मंगनियां टूट चुकी हैं। मंगेतरों से फरमाइशों पे फरमाइशें। वो नॉन स्टॉप बोलती ताई अम्मी की घुरियों को नजरअंदाज करती गई। अरे ये तो बताएं आप रिश्ता किसके लिए लाई हैं? वो अब वहां बैठे मर्दों की तरफ देख के बोली। ये है मेरा बेटा, बुशरा के लिए मेरे भाई का रिश्ता लाई थी। वो औरत बमुश्किल सकते से निकलती बोली थी। क्या ये भाई है आपका? मुझे लगा कि आपके रिश्तेदार हैं। माजरत के साथ, इतनी उम्र? वो हैरान होती बोली। बेटा तो नौजवान और पुरकशिश था, मगर भाई 40 साल की उम्र का था। वो ना असल में पहली बीवी फोत हो गई थी, तो मैंने बताया था तुम्हारी ताई अम्मी को। वो औरत बोलती हुई ताई की तरफ मुड़ी, जो लाल भभूका होती हया को देख रही थी। बुशरा भी फिक्रमंदी से हाथ मरोड़ती हया को खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। आंटी मेहरबानी है आपकी, मेरी बहन की शादी आप अपने बूढ़े खोसट भाई से नहीं करें। वो जाते जाते भी बाज नहीं आई थी। वो सर झुकाए सोफे पर बैठे ताया फुरकान के सामने खड़ी थी। ताई भी वहीं बैठी कहरबाज नजरों से इसे देख रही थी। मिसबा और बुशरा को अंदर आने से मना कर दिया था। कुछ ज्यादा पर पुर्जे नहीं निकल आए तुम्हारे? ताया की गंभीर आवाज ने इसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। मेहमानों के सामने क्या तमाशा लगाया तुमने? वो झिझकते हुए बोलने लगी। ताया जी वो बहुत उम्र वाला बंदा था, ताई अम्मी मेरी आपी की शादी ऐसे बंदे से नहीं कर सकती हैं। इसने तफसील बताई। शादी हुई तो नहीं ना, वो सिर्फ देखने आए थे, हमने कौन सा उन्हें बुशरा को इसी वक्त थमा देना था। ताई अम्मी ने नरमी से कहा। उनका नरम लहजा हया के गले में अटका था। आइंदा ऐसा ना हो, चलो जाओ अब। ताया ने इसे कमरे से जाने का कहा तो वो सर हिलाती बाहर चली गई। फुरकान साहब और गुलफाम साहब 2 ही भाई थे। इनकी शादियां भी पसंद की हुई थी।
गुलफाम साहब की बीवी शहला तो सादा तबीयत की थी, मगर फुरकान साहब की बीवी सोबिया इंतहाई शातिर दिमाग की थी। इनकी एक बेटी मिसबा और एक बेटा शहरोज था, जो बाहर पढ़ने के लिए 2 साल पहले ही गया था, जबकि गुलफाम की 2 बेटियां बुशरा और हया थीं। हया जब 16 साल की थी, तब गुलफाम साहब ने दूसरी शादी कर ली और इस घर को छोड़ दिया। जाने से पहले अपनी सारी जायदाद हया के नाम कर गए। यह सदमा सहना शहला के लिए मुश्किल था, सो इनके जाने के 1 साल बाद वो हार्ट अटैक से चल बसी। यूं वो 2 बेटियां अपने ताया और ताई के रहमो करम पर आ गईं। फुरकान साहब बुरे तो न थे, मगर बीवी की ब्रेन वॉशिंग और हर वक्त की पढ़ाई पट्टियों का असर था कि वो भी अपनी भतीजियों और भाई से सख्त बदगुमान हो चुके थे। यही वजह थी कि वो अपने भाई गुलफाम को इस घर में दोबारा कभी कदम भी ना रखने दिया। हयात आई को जुल्म सहती सहती अपने बाप से नफरत करने लगी, जो इस अजाब में इन्हें झोंक गए थे, और मुड़कर कभी भी ना खबर ली इनकी। क्या हुआ ताया जी, ने कुछ कहा तो नहीं? बुशरा ने इसे कमरे में आते देखा तो पूछा। नहीं, मुख्तसर जवाब देकर वो बिस्तर में घुस गई। ताई ने इसे सब्जी लेने भेजा था। सख्त गर्मी में वो पसीना दुपट्टे से साफ करती सब्जी का शापर उठाए रक्शे का इंतजार कर रही थी, जब किसी की जोरदार टक्कर से सब्जी का शापर फटा और सारी सब्जी सड़क पर ढेर हो गई। या अल्लाह, ये क्या! वो गुस्से से पलटी, मगर मुकाबिल को देखकर चौंक गई। आप यहाँ? वो हड़बड़ाती हुई सब्जी समेटने लगी। बुशरा, सॉरी, गलती से हो गया। आप यहाँ इतनी गर्मी में? इसने ग्लासेस उतार कर इसकी मदद करते हुए हैरत से पूछा। जी, घर जा रही हूँ, सब्जी लेने आई थी। वो उठते हुए बोली। चले, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, मम्मा को सरप्राइज देना था। शहरोज इसीलिए गाड़ी की तरफ आया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। शहरोज की आवाज ने खामोशी को तोड़ा। मैं 2 दिन से आया हुआ हूँ, घर पर सरप्राइज देना था, तो अब घर जा रहा था। जी, बुशरा ने मुख्तसरन कहा। क्या वाकई? तुम्हारी ताई तो बड़ी जालिम निकली। बुड्ढे से शादी आप ही की। माही हैरान हुए जा रही थी। बस कर, अब मुंह बंद कर ले, मक्खी चली जाएगी। हया मुंह बनाकर बोली तो माही ने आंखें घुमाकर इसे देखा। हेलो गाइस, कैसी हो? सिकंदर की आवाज पर वो दोनों चौंकी। हेलो, हम ठीक हैं, तुम सुनाओ? माही इसके साथ बातों में लग गई। हया खामोशी से जूस पीने लगी। तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम है? सिकंदर ने हया को चुप देखकर पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। आप ही का मैसेज आया है, जल्दी आने का कहा है। वो कहती हुई बैग उठाकर खड़ी हो गई। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बोर हो जाऊंगी। माही मुंह बनाकर बोली। खैर है, तुम पढ़ना और मुझे नोटिस भेज देना, मैं चली हूँ। वो माही को हक करके वहां से निकल गई। गेट पर खड़े इसे 5 मिनट हुए थे, लेकिन कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। सिकंदर की आवाज पर वो पलटी। आप कहाँ जा रहे हैं? इसने उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए पूछा। मुझे कुछ काम था, आपको भी ड्रॉप कर देता हूँ। चले, वो कहता हुआ आगे बढ़ गया। हया ने गौर से इसे देखा। कॉलेज यूनिफॉर्म में बालों के अच्छे से सेट किए, सुर्खों सफेद रंगत, तराशी हुई बूढ़ी दाढ़ी। वो अपने हुलिये से बहुत वजीर नौजवान था। कहीं से भी नहीं लगता था कि वो इतना भोला होगा। अगर इसमें थोड़ा सा एटीट्यूड भर दिया जाए तो वो हर लड़की का क्रश हो सकता है, मगर इसकी हद से ज्यादा मासूमियत इसे सूट नहीं करती। वो सर झटक कर दूसरी तरफ मुड़ गई। आए ना, सिकंदर ने इसे ना आते देखकर आवाज दी। हया ने इसकी चमकती हुई सफेद फॉर्च्यूनर कार देखी तो दंग रह गई। ये तुम्हारी है? इसने पूछा। नहीं, दोस्त से ली थी थोड़ी देर के लिए, मुझे कुछ काम है ना, इसने मुस्कुराकर कहा तो हया ने मुंह बनाया। सॉरी, लेकिन मैं चली जाऊंगी। मन होने के बावजूद वह इसके साथ नहीं बैठी। अगर ताई को पता चल जाता तो नया तूफान खड़ा कर देती, और वैसे भी यूं किसी गैर मर्द के साथ अकेली नहीं जा सकती थी। शहरोज भाई, आप कब आए? वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो शहरोज को लाउंज में बैठा देखकर चौंकी। आज दोपहर में ही आ गया था। कैसी हो? वो मुस्कुराकर जवाब देता इसका हाल अहवाल पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, कैसी रही पढ़ाई? वो इसके सामने वाले सोफे पर बैठते पूछने लगी। शहरोज एक हंसमुख और खुश इखलाक 24 साल का नौजवान था। इस घर में हया की शहरोज से थोड़ी बहुत बनती थी, क्योंकि वो दूसरों की तरह तंग नजर और खड़ूस नहीं था। अलबत्ता बुशरा को वो बचपन से पसंद करता था। इसका इल्म सब घर वालों को था, मगर सोबिया बेगम ये कहकर बात खत्म कर देती कि ये वक्ती कशिश होती है, अभी ना समझ है, जब थोड़ा समझदार होगा तो ये मोहब्बत का भूत खुद ही उतर जाएगा। आप ही बस करें, आप थक गई होंगी, जाएं नहा लें, देखे पसीने में भरी हुई हैं, बाकी का काम मैं कर लूंगी। हया बुशरा को कोई तीसरी बार कह चुकी थी। बस, हाँ, ये बस सलाद बना लूं। वो छुरी और प्याज पकड़ते हुए बोली तो हया ने इसके हाथ से छुरी ले ली। जाए, मैं बना लूंगी, वो सख्ती से बोली तो बुशरा मुस्कुराकर इसका गाल सहलाती किचन से निकल गई। महारानी, हाथ चला लो तुम भी, शादी शादी लगा रखी है मगर काम एक नहीं आता। किचन के सामने से गुजरती मिसबा को देखकर हया को तब चढ़ी थी। मैं काम से ही जा रही हूँ, तुम्हारी तरह अब जाहिल तो हूँ नहीं जो किचन में ख्वार हूँ। मिसबा मुंह बनाती आगे बढ़ गई। ये जाती कहाँ है आखिर? हया इसे गेट से बाहर जाता देखकर बड़बड़ाई।
خیر مجھے کیا، وہ سر جھٹک کر کام میں لگ گئی۔ امیزنگ یار، یہ کھانا بہت مس کیا میں نے۔ رات کے کھانے پر شہروز نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تائی صوبیہ اور مصباح جلتی کرتی بشرا کو گھور رہی تھی، جبکہ حیا مسکرا مسکرا کر بشرا کے ہاتھ کے کھانے کی تعریفیں کر رہی تھی۔ میری آپی کے ہاتھ میں تو جادو ہے، تم دونوں بھی کھاؤ نہ بیٹھ کر۔ شہروز نے ان دونوں کو کھانا سرو کرتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ نہیں بیٹا، انہیں رہنے دو، نوکرانی کی حیثیت ہے ان دونوں کی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھا سکتی۔ تائی نے حیا کے بولنے سے پہلے لقمہ دیا۔ وٹ ربش ماما، وہ نوکرانیاں نہیں فیملی ممبر ہیں، کیا نون سینس باتیں کر رہی ہیں آپ؟ شہروز بدمزہ ہوا تھا۔ بیٹھو تم دونوں کھانا کھاؤ۔ اب وہ حیا اور بشرا سے مخاطب ہوا۔ حیا نے بھی شکر کیا تھا، اس بہانے انہیں بھی اچھا کھانا کو مل گیا تھا۔ روز کے دال چاول کھا کھا کر وہ اکتا گئی تھی۔ ارے یار تو یہاں کب واپس آیا؟ شہروز کسی کام سے باہر آیا تھا جب اسے اپنے پرانے دوست کی آواز نے چونکایا۔ کیسا ہے؟ مجھے کچھ ہی دن ہوئے ہیں واپس آئے۔ تو بتا کہاں گم ہے؟ اور یہ وردی؟ شہروز اس سے گلے ملتے پرجوش آواز میں پوچھنے لگا۔ ہاں میں ایس ایچ او ہوں اس علاقے کا۔ وہ اس کے حیران ہونے پر مسکرا کر بولا۔ واہ یار، 2 سال میں باہر کیا رہا، تو اس پورے علاقے کا مالک بن گیا۔ ہاں ہاں، شہروز ہنستے ہوئے بولا۔ ویسے ایک بات بتا سکندر۔ نہیں، ایس ایچ او سکندر۔ شہروز نے ایس ایچ او پر زور دے کر آنکھ دبائی۔ شادی کر لی؟ وہ بولا تو سکندر مسکرایا۔ نہیں یار ابھی کہاں، وہ سر نفی میں ہلانے لگا۔ کیوں، کوئی پسند بھی نہیں آئی کیا؟ شہروز نے اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ ایک پسند ہے تو، لیکن ابھی اسے بتایا نہیں ہے، نہ جانے وہ کیا سوچے گی۔ وہ گہری سانس لیے بولا۔ بتا دے، اظہار کر دے، اس سے پہلے کہ کوئی اور اسے لے اڑے۔ شہروز نے کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ اچھا چل گھر آنا تو۔ ابھی میں چلتا ہوں، ڈیڈ کا آفس سنبھال رہا ہوں نا، آج کل تھوڑا بیزی ہوں، جب فری ہوا گھر آؤں گا، پھر گپ شپ لگائیں گے۔ شہروز اسے گلے سے لگا کر کہتا ہوا چلا گیا، جبکہ سکندر بھی کچھ سوچتا ہوا اپنی پولیس جیپ میں بیٹھ گیا۔ پانی پلا دو بشرا، وہ تھکا تھکا سا آیا تو کچن میں کھڑی بشرا سے مخاطب ہوا۔ لیں۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو بشرا نے پانی کا گلاس آگے کیا۔ پانی پیتے ہوئے وہ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ پرانا سا لون کا جوڑا جو دھونے سے گھس چکا تھا، سر پر چادر اچھے سے اوڑھے وہ کنفیوز سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ منظر شہروز کے دل کو چھو گیا۔ تمہارے پاس کپڑے نہیں ہے کیا؟ کتنے دنوں سے تم نے یہی جوڑا پہن رکھا ہے؟ اس کے اچانک کہنے پر وہ گڑبڑائی۔ اچھا چلو چائے بنا دو، میں کمرے میں جا رہا ہوں، وہ تیزی سے کہتا گلاس اسے پکڑا کر کمرے میں چلا گیا۔ بشرا گلاس لے کر کچن میں آ گئی، اس کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ وہ مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے تھے؟ ماما پلیز کچھ کریں، شہروز اس بشرا میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹڈ ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے۔ مصباح ابھی شہروز اور بشرا کو دیکھ کر آئی تھی۔ میں بھی دیکھ رہی ہوں، کچھ کرتی ہوں، صوبیہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اچھا ماما، میں ذرا باہر جا رہی تھی، وہ میری کچھ فرینڈز آج آؤٹنگ پر جا رہی تھی۔ وہ بولتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ہائی گرلز، کیسی ہو تم دونوں؟ سکندر گراؤنڈ میں بیٹھی حیا اور ماہی کے پاس بیٹھا۔ ٹھیک ہیں، تم سناؤ، حیا نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ میں بھی ٹھیک، تم کچھ زیادہ ہی ٹھیک لگ رہی ہو۔ سکندر اس کے خوشگوار لہجے پر حیران ہوا تھا، عموماً وہ ہر وقت بیزار ہی رہتی تھی۔ ہاں میں خوش ہوں آج، کیونکہ آپی اور شہروز بھائی قریب آ رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے شہروز بھائی آپی سے شادی کریں گے، وہ خوشی سے بولی۔ شہروز؟ سکندر نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں میرے کزن ہیں، کچھ دن پہلے ہی باہر سے پڑھائی کر کے آئے ہیں، حیا نے بتایا تو اس نے گردن ہلائی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اس نے ماہی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ ٹیسٹ تیار نہیں تھا، اسے میم سے کافی ڈانٹ پڑی ہے، حیا نے ہنسی دباتے ہوئے کہا تو ماہی نے اسے گھورا۔ حیا تم سے ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ سکندر نے تھوڑا جھجک کر کہا۔ کہاں جانا ہے؟ حیا نے استفسار کیا۔ کالج کے بیک گراؤنڈ میں جانا ہے، چلو، وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا تو حیا اس کے ہمراہ چل پڑی۔ ماہی بھی بیگ اٹھا کر تھوڑا آگے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوٹنگ کی آواز پر وہ چونکی۔ چلتی ہوئی وہ وہاں پہنچی تو بھونچکا رہ گئی۔ چند لڑکے اور لڑکیاں پھول لیے ایک طرف کھڑے تھے اور سکندر زمین پر ایک گھٹنے کے بل بیٹھا حیا کے آگے ہتھیلی پھیلائے اسے پرپوز کر رہا تھا۔ حیا میں تم سے شدت سے محبت کرتا ہوں، اپنا لو مجھے، وہ ایک امید سے بولا۔ حیا پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اچانک اس کا ہاتھ اٹھا اور فضا میں چٹاخ کی آواز کے ساتھ خاموشی چھا گئی۔ ماہی کا ہاتھ بے ساختہ اپنے منہ پر گیا۔ سکندر اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، شرم نہیں آئی؟ میں تو تمہیں سیدھا سادہ سمجھتی تھی، ہنس کر 2 باتیں کیا کر لی، تم تو سر پہ چڑھ گئے ہو، وہ غصے سے بولتی چلی گئی۔ حیا میری بات سنو، وہ اب اٹھ کر اسے سمجھانے لگا، مگر حیا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہو، ہر لڑکی کو بری نظر سے دیکھنے والے، اور جب لڑکی پھنس جائے تو اسے برباد کر کے چھوڑ جانے والے۔ حیا نفرت سے اسے کہتی وہاں سے تن فن کرتی نکل گئی، جبکہ سکندر بت بنا اسے جاتا دیکھنے لگا۔
हया, ये क्या किया तूने? पागल हो गई है क्या? कम से कम इतनी बेइज्जती तो ना करती। वो दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी। माही कब से इस पर बरस रही थी। तू जानती है ना माही सब कुछ, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। हया ने मेज पर लगे रंग को खुरचते हुए कहा। हया मेरी जान, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। तूने इसकी आंखों में मोहब्बत नहीं देखी? माही ने समझाना चाहा। नो माही, अब और इस मामले पर बात नहीं होगी, इट्स ओवर। वो दो टोक कहते उठकर कैंटीन से बाहर निकल गई। माही बेबसी से गहरी सांस लेकर रह गई। वो वहीं सर पकड़ कर बैठी थी जब सिकंदर इसे तेजी से जाता दिखाई दिया। वो बैग उठाती भागकर इसके पीछे गई। सिकंदर, सिकंदर, स्टॉप, लिसन टू मी। वो इसे आवाज देने लगी तो वो रुक कर इसे देखने लगा। हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? माही ने सवालिया अंदाज में कहा। सॉरी सिकंदर, हया ने जो कुछ किया माइंड मत करना प्लीज। वो दोनों कैफे में बैठे थे। माही इसे कुछ बताना चाहती थी। माही, मैंने इसे टूटकर चाहा है, पहली नजर में ही इस पर दिल हार बैठा था। मैं इसे अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, लेकिन इसने मेरी मर्दानगी पर थूक दिया है माही, मेरी बेइज्जती की। सिकंदर कर्ब से बोला। इसकी आंखें लाल हो रही थीं। सिकंदर, जिस कर्ब से वो गुजरी इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। माही के अल्फाज पर वो चौंका। क्या मतलब? सिकंदर, इसने माही कुछ कहती इससे पहले ही किसी ने इसका हाथ पकड़कर इसे खींचा। हया, दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला था। हया गुस्से से लाल होती इन दोनों को घूर रही थी। मैं नहीं फंसी तो मेरी दोस्त पर डोरे डाल रहे हो? सिकंदर से मुखातिब होती वो माही की तरफ पलटी। माही कमीनी, वो गुस्से से और गम से फट पड़ी। कैफे में मौजूद लोग इनकी तरफ देखने लगे। हया प्लीज एक बार बात तो सुन ले। तू जानती थी ना कि इसने मुझसे दोस्ती इसलिए की थी ताकि बाद में ये मुझे प्रपोज कर सके। हया के जुमले पर माही ने सर झुका लिया। लानत है तेरी दोस्ती पर, वो गुस्से से कहती कैफे से निकल गई। माही इसे आवाजें देती बाहर भागी मगर वो रिक्शे में बैठी जा चुकी थी। वो बेबसी से अपने पीछे खड़े सिकंदर को देखती आगे बढ़ गई। सिकंदर बुत बना वहीं खड़ा रह गया। अगले कई दिनों तक सिकंदर कॉलेज नहीं आया था। हया बज़ाहिर लापरवाह थी मगर इसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। इसे कम से कम इसकी इतनी बेइज्जती नहीं करनी थी। माही ने इसे बहुत मुश्किलों से मनाया था, इसलिए अब दोबारा वो इसका जिक्र नहीं करती थी। मॉम प्लीज, मुझे आपके किसी दोस्त की बेटी में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं करनी शादी, जब करनी होगी बता दूंगा। शहरोज उकता कर बोला था। पिछले कुछ दिनों से सोबिया इसके कान खाए जा रही थी। अपनी दोस्त की बेटी से वो इसकी जल्द अज जल्द शादी करवाना चाहती थी। शहरोज, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम चाहते क्या हो? सोबिया तंग आकर गुस्से से बोली। वो इस वक्त कमरे में मौजूद थे। सीधी सीधी बात है, मैं बुशरा से शादी करूंगा। इसने आखिर कह ही डाला था। अपने अल्फाज से वो सोबिया को साकित कर गया था। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो? वो लड़की नौकरानी बनने के लायक नहीं है और तुम इसे इस घर की बहू बनाना चाहते हो। जिसका डर था वही हुआ। सोबिया के तो तन बदन में आग लग गई थी। मॉम, वो मेरी बचपन की मोहब्बत है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। वो दो टोक कहकर उठा था। शहरोज, होश के नाखून लो, इस लड़की से शादी करने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा तुम्हें। सोबिया भी उठ खड़ी हुई और तैश के आलम में बोली। मॉम प्लीज, क्या हो गया है आपको? अपने बेटे की खुशी से ज्यादा आपको अपनी जिद अजीज है। वो अपनी माँ के हाथ पकड़कर बेबसी से बोला। तुम्हारी हर बात मानूंगी लेकिन बुशरा को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। सोबिया भी जिद की पक्की थी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, फिर मैं शादी तो कर लूंगा मगर फिर दोबारा अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। वो कहकर कमरे से निकल गया। सोबिया वहीं सर पकड़कर बैठ गई। गाड़ी की आवाज पर वो उठकर बाहर गई। शहरोज जा चुका था। ये सब इस कमीनी की वजह से हो रहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। वो गुस्से से कहती बुशरा के कमरे में गई। गुस्से से पागल होती अंदर दाखिल हुई। बुशरा कमरा साफ कर रही थी। बेहया, तुझे इस घर में रखा हुआ है, क्या ये कम है जो अब मालकिन बनने के ख्वाब देख रही है? मेरे बेटे पर क्या जादू किया है तूने? बोल। वो इसे बालों से पकड़कर घसीटती हुई बाहर ले आई। कॉलेज से आती हया ये मंजर देखकर दहल गई। ताई अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ें। बुशरा दर्द से कराहती अपनी सफाई दे रही थी। छोड़ें इसे, क्या कर रही हैं? हया गुस्से से ताई को धक्का देती बुशरा को उठाने लगी। सोबिया दूर सोफे पे जा लगी। आज नहीं छोड़ूंगी इस कमीनी को। वो पागलों की तरह उठी और पास पड़ा गुलदान उठाकर बुशरा के सर पर दे मारा। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि कोई कुछ समझ ही ना पाया। हया साकित से बुशरा के सर से निकलता खून देखने लगी। सोबिया आंखें फाड़े अपने खाली हाथों को देख रही थी। शहरोज सीधा सिकंदर के पास आया था जो इस वक्त किसी केस के सिलसिले में हॉस्पिटल के पास आया था। इससे पहले कि वो दोनों कुछ बात करते शहरोज का फोन बज उठा और वो परेशानी में भागता हुआ वापस लौट गया। सिकंदर इसे आवाजें देता रह गया। वो वहीं तफ्तीश में मसरूफ था जब शहरोज किसी लड़की को बाहों में भरे तेजी से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। इसके पीछे एक और लड़की भी थी जो परेशानी में भागती हुई इसके पीछे जा रही थी।
اس کی ٹیل پونی ڈھیلی ہو چکی تھی اور وہ کالج یونیفارم میں تھی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور غصہ نمایاں تھا۔ حیا، شہروز اور حیا کا کیا رشتہ ہے؟ وہ چونک گیا۔ رخ پھیر کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگا، مبادا حیا اسے دیکھ نہ لے۔ کچھ دیر بعد شہروز تھکا سا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ سکندر نے فوراً اس سے پوچھا۔ شہروز سرد آہ بھر کر اسے سب کچھ بتانے لگا۔ حیا تمہاری کزن ہے؟ وہ شوکڈ سا پوچھنے لگا۔ ہاں، مگر تو کیوں حیران ہے؟ شہروز نے چونک کر پوچھا۔ بس یوں ہی۔ اچھا تو چل اندر، یہ پولیس کیس ہے، ایسے تو تیری موم کو میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر دانت پیس کر بولا۔ سکندر میری سمجھ سے سب باہر ہے، میں پھنس چکا ہوں، شہروز بے بسی سے بولا۔ تو فکر مت کر، بھابھی کیسی ہیں؟ سکندر اسے تسلی دے کر بشرا کا پوچھنے لگا۔ زخم کافی گہرا ہے لیکن خطرے کی بات نہیں ہے، اسے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، شہروز اسے بتانے لگا۔ بی بی تم نے جان لیوا حملہ کیا ہے اس لڑکی پر، ایسے تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ صوبیہ صبح سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی، بھوکی پیاسی پولیس والیوں کے ڈنڈے کھا رہی تھی۔ سکندر کرسی پر بیٹھا فائلز پڑھ رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ یس سر۔ سکندر تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ مشہور بزنس مین اور میرے دوست فرقان صاحب کی وائف کو اریسٹ کیا ہے۔ ڈی آئی جی کی بات پر وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ سر ان پر تشدد کا کیس درج ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے یہ کیس درج؟ انہوں نے کہا۔ سر میرے دوست کی موم ہے، وہ انہوں نے اپنے جیٹ کی بیٹی پر بلا وجہ تشدد کیا، اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ بولا۔ ابھی کے ابھی انہیں گھر پر چھوڑ کر آؤ، ایک آنچ بھی نہ آئے انہیں۔ اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی گئی۔ صوبیہ واپس آ گئی تھی، سکندر اسے گھر چھوڑ گیا تھا، مگر تھانے کا ایک دن ہی اس کی عقل ٹھکانے لگا چکا تھا۔ تایا فرقان نے بھی انہیں خوب سنائی تھی، جبکہ حیا نے ان کا سامنا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بشرا کی دیکھ بھال خود ہی کر رہی تھی۔ گھر کے کام کے لیے شہروز نے ملازمہ کا بندوبست کر دیا تھا۔ وہ خود بھی اپنی ماں سے کتراتا پھر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس حد تک گر سکتی ہے، نہ جانے کیا کیا ظلم کرتی رہی ہوگی۔ شہروز خدا کے لیے مجھ سے خفا مت ہو، بات کرو مجھ سے۔ ابھی وہ اس کے کمرے میں آ کر بے بسی سے بولی تھی۔ اکلوتے بیٹے کا کترانا انہیں چبھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھنے لگا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ معاف کر دو مجھے پلیز، پورا گھر ان کی اس حرکت پر ان سے خفا تھا۔ مصباح نے بھی ماں سے خفگی کا ظاہر کی تھی۔ کم از کم اسے مارنا تو نہیں تھا، یہ کام آپ عقل سے بھی کر سکتی تھیں۔ اس کی بات سے وہ عاجز آ گئی تھی، اس لیے اب کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ موم آپ نے بہت غلط کیا، اس بیچاری کو کچھ ہو جاتا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ میری ماں اتنی ظالم ہے، شہروز نے تعصب سے بولا تھا۔ خیر ماں تھی وہ اس کی، اس لیے پگھل گیا، مگر دل سے میل نہ گیا تھا۔ اسے اب اپنی ماں پر بھروسہ نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ آئندہ کوئی اسے ڈانٹے بھی نہ۔ حیا، بشرا آپ بھی ٹھیک تو ہے نا؟ ماہی فون پر حیا سے بشرا کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تو سنا کالج میں کیا چل رہا ہے؟ حیا نے پوچھا تو کالج کا تھا، مگر اس کے ذہن میں سکندر گھوم رہا تھا۔ ہاں سب ٹھیک چل رہا ہے، بس تیرے بغیر بور ہو گئی ہوں، ماہی نے اداسی سے کہا۔ شام میں اس کے لیے نیا طوفان کھڑا تھا۔ تایا کو کسی نے نہ جانے کیا کہا تھا کہ انہوں نے حیا کا کالج جانا بند کر دیا تھا۔ تایا ابو لیکن میری پڑھائی تو ختم ہونے دیتے، وہ دکھ سے بولی تھی۔ میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، میری بھی کوئی عزت ہے۔ راہ چلتے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی گھر کی لڑکی لڑکے کے ساتھ گھومتی ہوئی دیکھی ہے۔ تایا جی بپھر کر بولے۔ جھوٹ ہے یہ، ایسا کچھ نہیں ہے، ضروری ہے کہ وہ میں ہی ہوں، کسی نے میرا نام تو نہیں لیا نا؟ وہ تڑپ کر چیخی تھی۔ اس کے کردار پر کھلم کھلا الزام لگایا گیا تھا۔ اس گھر میں تم ہی ہو جو کالج جاتی ہے، وہ کچھ جتا کر بولے۔ وہ مصباح بھی تو ہو سکتی ہے نا، آدھا دن تو وہ گھر ہوتی ہی نہیں ہے، اور میں صرف کالج جاتی ہوں بس۔ آپ پوچھیں اس شخص سے کہ کیا میں ہی تھی وہ یا کوئی اور؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ آئے لڑکی، تمیز سے رہو، مصباح تم سے بڑی ہے اور ہماری بیٹی ہمارا غرور ہے، وہ گردن اکڑا کر کہتے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ وہ وہیں کھڑی ساکت و جامد ہو چکی تھی۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔